नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कल मैंने एक खबर की थी और सीटों के समीकरण कैसे क्या होंगे उस पर मैंने आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद ये समीकरण गड़बड़ाता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने ये भी कहा था कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार, सरकार ने तो शपथ ले लिया है, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं है। और ये भी मानिए कि ये सरकार वैसी नहीं चलेगी जिस प्रकार से इसके पूर्व में चलती रही है। अभी तक के कार्यकाल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार हमेशा अपर हैंड साबित हुए हैं, चाहे वो राजद के साथ सरकार बनाई हो, चाहे भाजपा के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन इस बार की परिस्थितियां पहले की परिस्थितियों से डिफरेंट है। और इसका एग्जाम्पल आपने जो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इसके रूप में एक टेलर आपने देख लिया। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार गृह मंत्रालय भाजपा मांग रही है और सामान्य प्रशासन इसके अंदर में आता है। और भाजपा इस बार पूर्ण तरीके से निगोशिएट कर रही है कि गृह मंत्रालय उसे चाहिए। इससे पूर्व पिछले 18 सालों में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह विभाग शुरू से उनके पास रहा है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार गृह विभाग अपने लिए चाह रही है, और वो भी सम्राट चौधरी हैंडल करने वाले। अब इसमें क्या पेच फंसता है ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग रहा है जिसके चलते बिहार की राजनीति में हमेशा ब्यूरोक्रेट्स की बात हुई है। और ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ की सरकार चलाने में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उसी आधार पे ये सरकार बनने के बाद से, जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाला है 2005 से, उन्होंने इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाया। खैर, ये तो समय बताएगा
इतना आसान लग नहीं रहा है, लेकिन चूँकि जानकारी मिल रही थी इसलिए इस जानकारी को आपको बताना ज़रूरी था। खैर, आज बात कर रहे थे सीटों के समीकरण को लेकर कि क्या सारा पैचअप हो जाएगा इतनी आसानी से। नीतीश कुमार तो आ गए। कल भी हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि आने वाले समय में कैसे सीटों का समीकरण बैठता है। जो पार्टियां ऑलरेडी एनडीए के साथ आ गई हैं उनके साथ गणित कैसे बैठता है, यह रोचक होगा। क्योंकि पहले भाजपा के पास 40 सीटें बांटने के लिए थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 22 से 28 सीटें भाजपा खुद लड़ेगी और बाकी सीटें अपनी सहयोगियों को देगी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। इस परिस्थिति में क्या होगा, इस पे थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। देखिए, ये तो तय है कि नीतीश कुमार के आने के बाद जहां भाजपा उतनी सीटों पर लड़ने वाली थी उनकी सीटें घटेगी और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी इस पर समझौता करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार सरकार पलट रहे थे तो क्या सीट पर उनका कोई निगोशिएशन हुआ था? देखिए, उस समय नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़रूरी था मुख्यमंत्री पद पर बने रहना और उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए स्पष्ट तौर पे डोमिनेट किया था, जिसके कारण मुख्यमंत्री पद उनको मिल गया। जहाँ तक सीटों के समीकरणों का सवाल है, निश्चित तौर पे उस समय कोई बात नहीं हुई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हम जो समझ पा रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों ने भी इस पे चर्चाएं की है, सवाल उठ रहे हैं और जो फॉर्मूला सामने आ रहा है इसमें भाजपा जो है कम से कम 18 सीट पे चुनाव लड़ेगी। और आपको पता है कि 2019 के जो समीकरण थे 17-17-6, लेकिन अभी 2024 में क्या ये समीकरण रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या चिराग पासवान को 6 सीटें मिल पाएगी? जीतन राम मांझी का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? पशुपति पारस कहाँ जाएंगे? ये सारे हौच पौच की स्थिति अभी दिख रही है। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि भाजपा कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि
इस बार का जो चुनावी माहौल है, जो देश राममय हुआ है, आप मान लीजिए कि भाजपा जितनी भी सीटों पर लड़ेगी वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतेगी। और वो चाहती है कि पहले वाली स्थिति न बने, चाहे वो कोई भी उसके सहयोगी दल हो। क्योंकि पिछले इतिहास को अगर आप देखेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, वो भाजपा के सहयोगी रहकर जीतने के बाद भी धोखा दे चुके हैं। और भाजपा ये गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए 18 सीट का मतलब 50% वो अकेले दम पर सीट जीतना चाहती है, ताकि भविष्य में अगर कोई इधर से उधर होता भी है तो बहुत ज़्यादा भाजपा को फर्क न पड़े। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने कहा कि बाकी जो सहयोगी दल हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक बात और मैं बता दूं आपको, चिराग पासवान को सरकार में उप मुख्यमंत्री पद देने की बात हुई थी। इसके लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया था। नीतीश कुमार को भी समझा लिया गया था, लेकिन अंत समय में चिराग पासवान ने मना कर दिया। वो अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोचकर उन्होंने ये किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी एक पटकथा थी जो बताना ज़रूरी था। अब बात करते हैं सीटों के कैलकुलेशन को कैसे एडजस्ट करेगी भाजपा। अभी हम अगर बात करते हैं भाजपा और जदयू की, बाकी सभी पार्टियों को आप अभी अलग रखिए। तो जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि भाजपा 18 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जदयू के कोटे में भी 18 सीट जाएगी। तो 18-18 36 4 सीटों को अभी आप छोड़ दीजिए। तो बाकी पार्टियों का क्या होगा, ये सवाल उठता है कि अगर 18-18 36 हो गए तो बाकी जो अन्य दल हैं वो क्या करेंगे। तो बाकी जो 4 सीटें हैं वो 4 सीट चिराग पासवान को जाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है और चिराग 6 की जगह 4 सीट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब इसमें तो 3 ही पार्टियां आई, भाजपा, जदयू और चिराग पासवान। बच गए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस। तो इनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें भाजपा दे रही थी या लड़ने के उनके कयास थे। वो कौन सी सीटें थी? एक तो काराकाट, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव पहले भी लड़ा है, भाजपा के साथ थे तो वो
जीते थे। बाद में महागठबंधन के साथ में वही सीटें जीतने जब लड़े थे तो हार गए थे। इस बार भी वहीं से वो प्रबल दावेदार है। आपको पता होगा कि काराकाट से महाबल सिंह जेडीयू के सांसद है, तो ऐसे में टिकट, हालांकि चांसेस बताए जा रहे हैं कि महाबल सिंह का टिकट इस बार कटेगा, तो वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी अन्य 2 सीट पे जो चर्चा हो रही थी, इसमें एक जहानाबाद और एक सुपौल। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बैजनाथ मेहता जो पूर्व आईआरएस थे, उन्होंने रिज़ाइन करके इस चुनाव की शुरुआत होने के पहले से वहाँ पर वो क्षेत्र में उतर के अपना कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि नीतीश नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी सुपौल की सीट वो आसानी से निकाल लेंगे। और अब तो नीतीश साथ में है, तो ऐसे में उनके जीतने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है तो वहाँ से सिटिंग सांसद जो हैं दिनेश्वर कामत, वो भी जदयू के हैं, उनकी सीट कटती है। और आपको पता होगा कि विजेंद्र यादव वहाँ से उनका प्रभाव रहा है, लगातार वो जीतते रहे हैं और दिनेश्वर कामत उनके प्रॉक्सी के तौर पे जाने जाते रहे। खैर, ऐसे में अगर उनकी सीट कटती है तो विजेंद्र यादव का तो कटेगा नहीं, लेकिन ये भी एक प्रबल संभावना है। तीसरी सीट जो है जहानाबाद की, वहाँ पे भी पेच फंस सकता है। कई सारे उम्मीदवार हैं वहाँ पे भी, इन्होंने तैयार किया है, लेकिन ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत होगा तो ये 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये दोनों सीटें संभवतः जदयू के सिंबल से ही उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, उनकी पार्टी आरएलजेडी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और अगर चुनाव के पहले तक उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और जो उनकी स्थिति है, निश्चित तौर पे उनको किसी भी सभा में जाना जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या कहीं भी हो। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनका सदन में जाना जरूरी है। इसलिए ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो जदयू के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं या भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है ताकि वो जिस प्रकार से भागने का उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस प्रकार से कई बार उन्होंने ऐसा किया है दल बदलने का, संभवतः उसको रोकने के लिए ये किया जाए। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो 2 सीटें हैं, इससे ज़्यादा आप उपेंद्र कुशवाहा को लड़ते हुए नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। तो मांझी के लिए 1 सीट
उन्होंने मांगा था, गया की सीट है वो, वहाँ पे विजय मांझी है। तो कहीं ना कहीं विजय मांझी का टिकट कटेगा, तभी जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। और वो भी सीट है, जदयू की सीट है। तो ये आप मान के चलिए कि मांझी वो सीट किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और वो भी सीट अगर जाती है तो जदयू की ही सीट जाएगी। अब बात करते हैं पारस का क्या होगा। पारस, जैसा कि आपने देखा होगा, नीतीश कुमार के सरकार में आने के बाद उनकी डूबती नैया को सहारा मिल गया। क्योंकि आज भी पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री हैं, वो जदयू कोटे से ही है, इस बात को आप समझिए। और नीतीश कुमार से जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि उनके जो एमएलसी है वो राज्य सरकार में शामिल भी होंगे और मंत्री भी बनवाएंगे। उसके लिए नीतीश कुमार को जदयू भाजपा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि पारस गुट से कोई एक मंत्री भी आपको नज़र इस सरकार में आएगा। अब रही बात पारस की, तो पारस जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर, समस्तीपुर और भी कई सीटें हैं, तो अगर पारस के पास और भी ऑप्शन है, राज्यसभा भेजने का भाजपा के पास ऑप्शन है, कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है, वो भी ऑप्शन है। तो क्या होगा, कैसे उनका एडजस्टमेंट होगा, ये पूर्ण रूप से उन्हें एडजस्ट करने का काम भाजपा करेगी, ये तय है। अब रही बात चिराग पासवान जो 6 सीट मांग रहे थे, वो थोड़ा सीटों को समझते हैं। चिराग पासवान जमुई सीट, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा और मुंगेर में से एक सीट, वैशाली और हाजीपुर, ये जो 4-5-6 सीटें हैं, इसमें से 4 सीटें कहाँ तय होती है, ये तो आप मान के चलिए कि हाजीपुर सीट वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और जमुई सीट भी जो है उन्हें बोला गया है कि आप ये करिए। अब नवादा और मुंगेर में से एक सीट, खबरें यहाँ भी आ रही थी कि भाजपा ने इंटरनल सर्वे कराया था समस्तीपुर को लेकर, तो प्रिंस पासवान जो वहाँ से लड़े थे उनका बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा था। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि उनका भी टिकट समस्तीपुर से कट सकता है। अब खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के जो सांसद हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो उन्होंने सभी दरवाजे पे अपनी हाजिरी लगा दी है। उनके बेटे राजद से सांसद हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो राजद के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आप ये देखिएगा कि इन्हीं सीटों में से 4 सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी और उससे ज़्यादा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी राज्यसभा में क्या एडजस्टमेंट होता है, किस प्रकार से उनकी माताजी को एडजस्ट करने की बात हो रही थी, आने वाले समय में क्या होता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। एक जो बचते हैं वो हैं मुकेश सहनी। संभावना ये जताई जा रही है कि मुकेश सहनी अगर भाजपा के साथ आते हैं
तो उन्हें एक सीट, खगड़िया वाली जो सीट है वो भाजपा अपने कोटे से उन्हें दे सकती है। लेकिन पूर्व में आपने देखा है कि वो मुजफ्फरपुर सीट चाहते थे, अजय निषाद से उनकी किस प्रकार की टकराहट है ये सबको पता है। लेकिन इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती है कि वो सीट उनको मिलेगी। लेकिन राजनीति अनियमितताओं का खेल है, हो सकता है लास्ट समय में कुछ भी हो। तो ये समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मैं 18-18-4 आपको बता रहा हूँ, इसमें से जदयू कोटे से ही मांझी और कुशवाहा इन दोनों की सीटें को एडजस्ट किया जाएगा। भाजपा पारस को, और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उन्हें अपने कोटे से एडजस्ट करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो मैंने प्रेडिक्शन किए हैं, आप ये मान कर चलिए इसमें बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में भी अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से सरकार बदलने की बात हो रही थी, चाहे ललन सिंह के अध्यक्ष पद छोड़ने की बात हुई थी, हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही साबित हुआ था। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये भी प्रेडिक्शन सही हो। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करूँगा कि जो हमने आकलन किया है ये कितने हद तक सही होती है। आगे इंतज़ार करते हैं क्या नया रुख सामने आता है। आपको पता है कि विधानमंडल का सत्र भी बढ़ा दिया गया है, 5 से 10 तारीख कर दिया गया है, क्योंकि स्पीकर को हटाने के लिए लो मोशन लाया गया है। और इसी सब कारण से मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी रोक दिया गया है और संभवतः 10 तारीख तक इसका गठन देखने को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।